गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। पिछली जो कक्षा थी उसके अंदर हमने वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद या अपने कारखाने कहाँ लगाती है, उसके जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनके बारे में जाना। और अब हम जान रहे हैं कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे होता है। अगर हम अतीत को देखते हैं, अगर भारत के ही इतिहास को अगर हम देखते हैं, तो जो विदेशी व्यापार है वो लंबे समय से एक दूसरे देश को क्या करता है, जोड़ता है। एक दूसरे देश को आपस में क्या करता है, विदेशी व्यापार जोड़ता है। अब वो कैसे जोड़ता है, जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन काल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। इसके कारण क्या हुआ, भारत के अंदर इंग्लैंड में बना हुआ माल कहां पर पहुंचा, भारत में। भारत का तैयार हुआ माल या कच्चा माल कहां पर पहुंचा, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड और भारत को किसने जोड़ा, विदेशी व्यापार ने जोड़ा। किसने जोड़ा, विदेशी व्यापार ने जोड़ा। और सरल शब्दों में अगर हम कह दें ये बात कि विदेशी व्यापार क्या करता है, घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में क्या करता है, पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर देता है। यानी कि जो माल भारत में बनता है, अगर विदेशी व्यापार नहीं होगा तो वो दूसरे देशों में माल नहीं जाएगा। तो इसलिए जो देसी जो माल होता है उसको विदेशों में पहुंच जो होगी वो कब होगी, जब विदेशी व्यापार होगा। एक देश का दूसरे देश के साथ क्या होगा, व्यापार। तो उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में उत्पाद नहीं बेचता है, विदेशी व्यापार से क्या हो जाएगा, दूसरे देशों के अंदर भी उत्पादक क्या करेगा, अपने उत्पाद बेच सकता है। उससे एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा, उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। दूर होते हुए भी हम किसी दूसरे देश के माल के साथ क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो उपभोक्ता है उसको विकल्प मिलेगा। अगर बाजार के अंदर दो समान वस्तुएं हैं और उनका मूल्य भी समान है, तो उपभोक्ता को अवसर प्रदान होगा कि वो अच्छी वस्तु को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब विदेशी व्यापार होगा। अगर विदेशी व्यापार नहीं होगा तो देश के अंदर जो माल उत्पादित होगा केवल वही वस्तु रहेगी, विकल्प हम लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो इस कारण क्या होता है, विदेशी व्यापार बाजार को एकीकृत कर देता है। वो कैसे कर देता है कि सुदूर का जो देश है, अभी मैंने बताया था एक तो भारत है और एक क्या है, इंग्लैंड है। अब ये दोनों देश क्या है, बहुत दूर है। या फिर एक तीसरा और लगा लो, अमेरिका, ये भारत से बहुत दूर है। तो आप इनके बाजारों में प्रतिस्पर्धा कैसे करोगे, विदेशी व्यापार होगा तो ही बाजारों का एकीकरण होगा। अगर इन तीनों देशों का अगर आपस में क्या हो रहा है, व्यापार, तो एक दूसरे की वस्तुएं एक दूसरे के देश में क्या होगी, जाएंगी तो क्या होगा, हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत का माल किससे प्रतिस्पर्धा करेगा, इंग्लैंड और अमेरिका से। इंग्लैंड और अमेरिका का किससे करेगा, भारत से। अमेरिका का किससे करेगा, इंग्लैंड से। इससे क्या होगा, बाजार एक दूसरे से क्या हो गए, दूर रहते हुए भी इकट्ठे हो गए। यानी कि भारत, इंग्लैंड और अमेरिका का बाजार एक दूसरे से दूर होता हुआ भी क्या हो गया, एक हो गया। यह किस वजह से पॉसिबल हुआ था, विदेशी व्यापार से पॉसिबल हुआ। उसके बाद ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, भारत के अंदर चीन के खिलौने क्यों ज्यादा बिकते हैं। तो चीन के खिलौनों का जो डिजाइन है वो क्या होता है, आकर्षक होता है। इसके साथ में चीनी खिलौने क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो भारतीय बाजार जो वो चीनी खिलौने से क्या होता है, अटा पड़ा रहता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है वैश्वीकरण क्या है। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। और विगत 3 दशकों में, क्योंकि 1991 के बाद से वैश्वीकरण और उदारीकरण, दूसरा मैंने आपको उदारीकरण भी बताया था। उदारीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया तभी होगी जब उदारीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि उदारीकरण में क्या होता है, सरकार क्या करती है, व्यापार के ऊपर जो अवरोध और प्रतिरोध लगे होते हैं उनको हटा देती है। और तभी एक देश दूसरे देश के साथ आसान जो है शर्तों के ऊपर क्या कर पाता है, व्यापार कर पाता है। आसान शर्तों पर क्या कर पाता है, व्यापार कर पाता है। और इन्हीं आसान शर्तों की वजह से, इसी उदारीकरण की वजह से कौन सी भावना बढ़ती है, वैश्वीकरण की जो विचारधारा है उसको क्या मिलता है, बल मिलता है। तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 दशकों के अंदर बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विश्व के अंदर उन स्थानों की तलाश करती है जहां पर उनके उत्पाद क्या हो, सस्ते हो। उत्पादन उनका वहां पर अगर सस्ता होगा तो वो फिर अगर उस माल को महंगा बेचेंगे तो उत्पाद के ऊपर जो खर्च हुआ है वो और वस्तु के मूल्य में जो अंतर है वो क्या होता है, लाभ होता है। किसी वस्तु के उत्पादन में लगा मूल्य और उसकी बिक्री का जो मूल्य होता है, उन दोनों के बीच में अगर मार्जिन ज्यादा है तो कंपनी को लाभ क्या होगा, ज्यादा। और कंपनी को लाभ ज्यादा कब होगा, जब उसका उत्पादित माल क्या होगा, सस्ता होगा।
उसका जो उत्पादित माल है उसको बनने में क्या होगा, पैसा कम लगेगा। तो इसलिए प्रत्येक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उन देशों के बीच में व्यापार ज्यादा बढ़ाती है जहां पर उन्हें क्या होता है, सस्ता श्रम, बिजली। मैंने आपको ये पाठ जब शुरू हुआ था पिछली कक्षा में ही आपको इन चीजों के बारे में बता दिया था। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फोर्ड। फोर्ड जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, कार निर्माता, अमेरिका की। कहां की है? अमेरिका की। और वो भारत में भी क्या करती है, कारें बनाती है। जबकि वो कंपनी तो कहां की है, अमेरिका की है। वो भारत में कारें क्यों बनाती है? क्योंकि भारत के अंदर कारों का उत्पादन क्या है, सस्ता है। इसलिए वो उसे महंगे दाम पर बेच करके अपने लाभ को क्या कर सकती है, ज्यादा बढ़ा सकती है। तो इसलिए वैश्वीकरण क्या हुआ, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण है। और वैश्वीकरण की जो भूमिका है उसको निभाती कौन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कई बार यह प्रश्न आ जाता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को निभाता कौन है या उसका महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये क्या करती हैं, वैश्वीकरण की जो प्रोसेस है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। उसकी जो सेंटर पॉइंट है, इसी के इर्द गिर्द जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलती है। क्योंकि यही बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश और प्रौद्योगिकी का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। तो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती है, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है ये। तो ये माध्यम जो है विभिन्न देशों के बीच लोगों का भी क्या करता है, आवागमन करता है। आवागमन कैसे करता है, जहां पर नौकरी के बेहतर अवसर होंगे, जहां पर नौकरी के लिए हमें वेतन ज्यादा मिलेगा, तो फिर लोग क्या करेंगे, रोजगार की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। वैश्वीकरण के अंदर केवल वस्तुओं और सेवाओं का ही उत्पादन नहीं होता है, वैश्वीकरण के अंदर रोजगार के अवसर जहां पर सर्जित होते हैं वहां पर लोगों का क्या होता है, पलायन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासन बोलते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना शुरू कर देते हैं जहां रोजगार की अवधि क्या हो, अच्छी हो, जहां पर वेतन अच्छा मिलता हो, जहां पर रोजगार का संरक्षण अच्छा हो। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा भारतीय इंजीनियर जो अमेरिका के अंदर जाकर के नौकरी करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार के जो अवसर है वो क्या है, अच्छे हैं। वहां की जो परिस्थितियां हैं काम करने की वो भारत से क्या है, बेटर है। शिक्षा की तलाश में भी लोग जाते हैं, ये भी एक वैश्वीकरण का ही रूप है। तो विगत कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में भी लोग जो एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, गमन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, जो वैश्वीकरण है उसको संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, जो वैश्वीकरण की जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी कैसे। अब सबसे पहली जो बात है, जो लंबी दूरियां हैं उन तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, तीव्र आपूर्ति चाहिए जो हमें कम लागत पर हो। अच्छे बढ़िया जहाज हो हमारे पास, परिवहन के संसाधन हमारे पास अच्छे हो, जलयान हमारे पास अच्छे हैं, तो क्या होगा, वैश्वीकरण को हम बढ़ा सकते हैं। एक तो क्या होगा, जलयान, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे हमारे पास क्या होंगे, परिवहन के संसाधन होंगे। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम तीव्र गति से भेज पाएंगे, तीव्र जलयान, क्योंकि ज्यादा जो वस्तुओं का जो आवागमन होता है परिवहन में वो किससे होता है, जलमार्ग से होता है। दूसरी बात क्या है, तीव्र प्रौद्योगिकी, यानी कि तकनीक। तकनीक क्या होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, माल जो होगा वो बहुत अच्छा बनेगा, और माल जब अच्छा बनेगा, उत्पादन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, बाजार के अंदर उन वस्तुओं का की जो पूर्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से हम क्या है, कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, संचार की सुविधाएं। तीसरी चीज क्या आ जाएगी, संचार, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे हुए मेल के जरिए अपने मांग का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तेज गति से जो है मेल जाएगी, बहुत कम समय के अंदर हमारे माल की जहां जरूरत होती है उसकी हमें क्या हो जाएगी, सूचना मिल जाएगी। तो सूचना और जो तंत्र है वो मजबूत होगा, यानी कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीग्राफ है। इससे भी क्या होगा, विश्व भर के जो स्थान है वो एक दूसरे के क्या आएंगे, ज्यादा नजदीक आएंगे। उससे क्या होगा, वॉइस मेल कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डाक आ गई है, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से संसाधन हो सकते हैं, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां अगर जो है वो उद्योगों के अनुकूल होगी तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, और वो वैश्वीकरण को प्रभावित करेगा। वो वैश्वीकरण को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। उसके बाद है उपभोक्ता का बाजार। उपभोक्ता का जितना ज्यादा बड़ा बाजार होगा, जिस देश के अंदर उपभोक्ता जितने ज्यादा होंगे, वैश्वीकरण की प्रोसेस को उतना ही तेज गति से क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वस्तुओं का लगातार क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उदारीकरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अवरोधों और प्रतिबंधों को हटा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उदारीकरण।
अब बात ये आ जाती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि व्यापार अवरोध को हटा देते हैं। ये व्यापार अवरोध क्या होता है, ये क्या है, इसको समझिए पहले आप, तो फिर आपको विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के अंदर उदारीकरण क्यों आया उसको हम समझ जाएंगे। ये व्यापार अवरोध क्या होता था, हम भारत के नजरिए से बात कर सकते हैं या किसी और देश के नजरिए से बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, भारत के अंदर जो है चीन के खिलौने बहुत आते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। मान लो कि भारत के जो सरकार है वो खिलौनों के आयात पर क्या कर देती है, कर लगा देती है। और अगर कर लगा देगी तो उन वस्तुओं की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। आयात कर अगर बढ़ेगा, वस्तु कोई भी दूसरा देश अगर किसी दूसरे देश में जाकर के क्या करता है, वस्तु बेचता है, अगर हम उसके ऊपर आयात लगा दें, आयात कर लगा दे कि आप इतना टैक्स देंगे तभी आप इस माल को बेच सकते हैं। मान लो कि अगर आप 100 रुपए का माल बेचते हैं तो उसके ऊपर हमारा टैक्स कितना होगा, 10%। यानी कि वो वस्तु 100 की बजाय कितने की होगी, 110 की। वो जो 10 रुपए वो किसके खाते में चले जाएंगे, भारत सरकार के। कंपनी को नुकसान हुआ उससे, क्यों, क्योंकि मान लो वो कंपनी उस खिलौने को 120 में बेच करके 20 रुपए लाभ कमाना चाहती थी, लेकिन अब 10 रुपए उसे उस कहां देने पड़ेंगे, उस सरकार को देने पड़ेंगे। तो उसका नुकसान कितना हो गया, एक खिलौने में 10 का आप देखो करोड़ों की संख्या में आते हैं, तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है। तो कंपनी क्या चाहेगी कि इन व्यापार अवरोधों को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। आयात कर जो लगाया जाता है या निर्यात कर जो लगाया जाता है वो किसके लिए होता है, अवरोध के लिए ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो देसी जो कंपनियां होती है वो अपना क्या कर सके, विकास कर सके। क्योंकि अगर देसी कंपनी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है तो भारतीय उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए क्या करती है सरकार, व्यापार अवरोध लगा देती है। यानी कि इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, व्यापार अवरोध क्या होता है। सरकार जो है व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार की कटौती में करती है, विदेशी व्यापार की वृद्धि या कटौती के लिए, विदेशी व्यापार की क्या करना, वृद्धि करना या फिर क्या करना, कटौती करना। कटौती करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक कहते हैं। क्या होता है, उसे व्यापार अवरोधक कहते हैं। और जब क्या होता है, ये व्यापार अवरोधक कब हटा लिया जाएगा, जब देश को यूं लगना शुरू हो जाएगा उनकी जो कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियों के माल से क्या कर सकती है, प्रतिस्पर्धा कर सकती है। जब उसको लगेगा कि हमारी जो कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गई है या भारत का जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, तब इसको हटा लिया जाएगा। और 1991 के अंदर ये प्रोसेस आई पूरे विश्व के अंदर। जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने महसूस किया कि विकासशील राष्ट्र के द्वारा इन आयात करों को क्या कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। तो भारत सरकार ने 1991 के अंदर उदारीकरण की नीति अपना ली। उसके दो बेनिफिट थे। हमने उदारीकरण की नीति अपनाई तो क्यों अपनाई, पहला कारण तो क्या था, उत्पादन में सुधार करने के लिए। किसमें सुधार के लिए, उत्पादन में सुधार के लिए। उससे क्या हुआ कि जो तकनीक है, जो तकनीक कहां पर थी, दूसरे देशों के अंदर थी, वो कहां पर आ गई, भारत में आ गई। कहां पर आ गई, भारत में आ गई। दूसरी बात थी प्रतिस्पर्धा। अगर व्यक्ति जो है व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि उसका माल कहां पर स्टैंड कर रहा है। तीसरा है गुणवत्ता, क्योंकि अच्छी तकनीकें आ जाएंगी तो उसके उत्पादन में क्या हो जाएगी, गुणवत्ता आ जाएगी। उसमें क्या आ जाएगी, गुणवत्ता आ जाएगी। और वो जो है वैश्विक स्तर के जो उत्पाद है उनसे क्या कर सकता है, क्या करेगा, मुकाबला कर सकता है। चौथा क्या होगा, विदेशी मुद्रा में वृद्धि के लिए। अगर हमें देश के अंदर विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाना है तो हमें व्यापार के अवरोधों को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के अंदर क्या अपनाया गया था, उदारीकरण को भारत में अपनाया गया था। सबसे बड़ी बात थी ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है विश्व व्यापार संगठन। अब हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। विश्व व्यापार संगठन को अंग्रेजी में कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अभी मैंने आपसे बात की थी उदारीकरण की। उस उदारीकरण और वैश्वीकरण को सफल बनाने के अंदर
पूरे विश्व के अंदर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था विश्व व्यापार संगठन, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।